नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है मंत्रिमंडल एवं मंत्रि परिषद। अंग्रेजी में कहते हैं कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इसकी अंग्रेजी है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है, आज एक एक करके ये सारी चीजें आपको बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक एग्जामिनेशन के बहुत ही कोर टॉपिक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता है जो इनसे अछूता होता हो। कई बार अगर बच्चों को ठीक से ना बताया जाए तो ये बातें उन्हें सही से समझ नहीं आती हैं। साथ ही साथ ये ऐसे टॉपिक हैं चूंकि उसे वीडियो के रूप में डाला जाता है, इसलिए सारी महत्वपूर्ण चीजें कम समय में संक्षिप्त रूप से इसमें बता दी जाती हैं। हर जगह पर यहाँ पर प्रश्न छुपे होते हैं, इसलिए बच्चों से यह आग्रह है कि वह इन सभी वीडियो को जब भी देखें तो एंड तक देखें, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी प्रश्न उनको यहाँ पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक मंत्रिमंडल एवं मंत्रि परिषद। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद है क्या। जब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मंत्रिपरिषद जो है वह प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ जो अन्य प्रकार के मंत्री हैं सबको मिला के मंत्रिपरिषद का गठन होता है। हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, जबकि मंत्रिमंडल, जिसे आप कैबिनेट कहते हैं, यही कैबिनेट क्या होती है, मंत्रिमंडल, जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। हमने एक चित्र के द्वारा आपको यह दिखाने की कोशिश की। यह आपका जो बड़ा वेन डायग्राम है ये मंत्रिपरिषद का है, और इसी मंत्रिपरिषद के अंदर यह मंत्री होते हैं जिनमें एक प्रधानमंत्री और प्लस उसकी कैबिनेट के मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री को मिलाकर उसके कैबिनेट मंत्री हैं, यही कैबिनेट कहलाती है। यानी कैबिनेट का आकार छोटा होता है, जबकि मंत्रिपरिषद सभी मंत्रियों का समूह है। जितने प्रकार के मंत्री हैं उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री अथवा राज्य मंत्री, इन सब को मिला के यहाँ से यहाँ तक ये मंत्रिपरिषद का गठन होता है। जबकि इसी मंत्रिपरिषद के अंदर प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं उनको मिलाकर कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल बनता है। तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत अधिक होती हैं। अगर हम कहें तो मुख्य कार्यकारी शक्तियां मंत्रिमंडल के ही हाथ में होती हैं, और इन पूरी मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है, जो नेतृत्व करता है, वह प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद गठित होती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन होती हैं, राष्ट्रपति के नाम से चलती हैं। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। अब मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री होंगे उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब आती है बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका जवाब होगा राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, मनोनीत नहीं होता है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आया कि भारत का प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, मनोनीत, चयनित, नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रहे, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कैसे नियुक्त होता है? भारत में जो लोकसभा है, भारत में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, राज्यसभा उच्च सदन अथवा वरिष्ठों का सदन कहलाता है। तो भारत में जो लोकसभा है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता अथवा गठबंधन में जिसका बहुमत हो। कई बार ऐसा होता है किसी एक पार्टी का बहुमत नहीं होगा,
तो कई दलों का मिला के अगर बहुमत होता है तो उस बहुमत दल के लोग जो नेता चुनते हैं, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। जब त्याग पत्र की बात आएगी तो ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। साथ ही साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है करता तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। वह किसी भी नागरिक को, वह भारत के किसी भी नागरिक को मंत्री के रूप में शपथ दिला सकता है, चाहे वह किसी सदन का सदस्य हो अथवा ना हो। बस शर्त यह है कि अगर उससे मंत्री के रूप में शपथ दिला दी जाती है तो आगे आने वाले 6 महीने में उसे किसी ना किसी सदन से निर्वाचित होकर आना पड़ेगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो 6 महीने के बाद उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये बात आए कि प्रधानमंत्री किसे मंत्री बना सकता है, तो किसी भी भारतीय नागरिक को वह मंत्री बना सकता है, बशर्ते कि उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इससे कम उम्र के व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाता है। इसी जगह प्रश्न ये भी आता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष ही होती है। भारत का कोई भी नागरिक जो लोकसभा का, बहुत गौर से सुने शब्दों को, शब्द है लोकसभा यानी निम्न सदन, भारत का कोई भी नागरिक जो लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता है वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है, और ऐसे किसी भी पद के लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। कोई ये कहे कि भारत का प्रधानमंत्री कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, तो आप कहेंगे वह जब तक चाहे अपने पद पर रह सकता है, उसके लिए कोई अंतिम आयु सीमा नहीं है। लोग तो ये कहते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं कि यमराज की कृपा तक। यमराज की कृपा का मतलब है कि जब तक वह खत्म नहीं हो जाता है, तो अगर वह निर्वाचित होकर आता है तो अपने पद पर बना रहेगा। तो ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कितने उम्र में होती है। प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो गठित होती है, उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। साथ ही साथ ये बात भी हमें ध्यान देनी होगी कि प्रधानमंत्री नेता लोकसभा भी होता है। लोकसभा में नेता सदन होता है, यह बात आपको गौर करने वाली बात है। लोकसभा में नेता सदन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री होता है। लेकिन शर्त यह है कि अगर वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, यानी जो प्रधानमंत्री है वह लोकसभा का सदस्य है, तभी वह लोकसभा में नेता सदन होगा। अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, सपोज दैट वह राज्यसभा से आया है और प्रधानमंत्री हो गया है, तो वह नेता सदन नहीं होगा। तब नेता सदन किसी ऐसे वरिष्ठ मंत्री को बनाना होगा जो कि लोकसभा का सदस्य हो। तो ध्यान रहे, वैसे तो प्रधानमंत्री नेता सदन होता है, लेकिन शर्त यह है कि वह नेता सदन तभी होगा जब वह लोकसभा का सदस्य हो। इसके बाद और आप आगे देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर ये कोई कहे कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यह क्वेश्चन बहुत आया करता है एग्जाम में, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन मंत्री परिषद अथवा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विकल्प में लोकसभा नहीं मिलता है, तब जवाब लगाया जाता है कि संसद के प्रति उत्तरदायी
होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है। आप देखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत संघ का कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक वह पद पर रहेगा। हालांकि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यता है कि वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करेगा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के साथ मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र स्वयं हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो उसकी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र स्वयं ही हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है वह समाप्त हो जाएगी। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, मैं बता चुका आपको। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। भारत संघ का कोई मंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिपरिषद का हेड होता है। ऐसी स्थिति में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी अथवा मंत्रिपरिषद के फैसलों, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, कैबिनेट अलग और मंत्रिपरिषद अलग। मंत्रिपरिषद सभी मंत्रियों का समूह है, जबकि उन मंत्रियों में जो विशिष्ट मंत्री होते हैं, जिनके पास पूरा पूरा विभाग होता है, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और इन्हीं कैबिनेट के साथ में ही प्रधानमंत्री अक्सर अपनी बैठकें किया करते हैं और उस बैठक की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। यह एक बाध्यता है। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ शर्तों को छोड़कर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। भारत संघ में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। इससे संदर्भित कुछ विवाद भी आए। यह विवाद आए 1976 में। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया और 42वें संविधान संशोधन में यह सिफारिश कर दी कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य होगा। जब यह सिफारिश उन्होंने कर दी तो भारी हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा ये खड़ा हो गया कि जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य ही है, तो आखिर राष्ट्रपति के पद का औचित्य क्या है? राष्ट्रपति के पद को समाप्त कर देना चाहिए। बहुत विवाद हो गया। कुछ ही समय बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बदल गई और उस समय जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी ने इसी 42वें संविधान संशोधन के बाद 44वां संविधान संशोधन लाया और उस 44वें संविधान संशोधन में सिर्फ एक परंतुक जोड़ा। उस परंतुक में कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है, किंतु एक बार उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इस परंतुक को जोड़ने के साथ ही राष्ट्रपति की जो पद की गरिमा थी, उस गरिमा को कुछ हद तक संरक्षित किया गया। अब हम लोग बात इससे संबंधित और चीजों की आते हैं। जो महत्वपूर्ण बात हम लोग कह रहे थे, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर। तो मंत्रिमंडल हमने बताया आपको, मंत्रिमंडल क्या है? प्रधानमंत्री और प्लस कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जिनके पास पूरा पूरा विभाग होता है, और यही जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री जिसको लीड करता है, यही कैबिनेट महत्वपूर्ण फैसले लेता है और इसी कैबिनेट के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर राष्ट्रपति मोहर लगाता है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद है ही इसीलिए कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। तो हमें याद होना चाहिए कि मंत्रिमंडल एक अलग टर्म है और मंत्रिपरिषद एक अलग टर्म है। मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी यह मंत्रियों का समूह है और उसी के अंदर एक छोटा सा समूह है जो कैबिनेट मंत्रियों का समूह कहलाता है। और इस पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद का जो हेड है, मुखिया है, वह प्रधानमंत्री होता है। अगर कोई पूछे कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद वह इन फैसलों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। अब ये बात आती है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, जो ये लिखे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री, इनका काम क्या है?
देखिए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास मंत्रालय का एक अहम हिस्सा होता है और इस मंत्री को कैबिनेट की बैठक में तभी आमंत्रित किया जाता है जब इससे संबंधित कोई विषय कैबिनेट में लाया गया होता है। अगर इसके विभाग से संबंधित जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है कोई विषय कैबिनेट की बैठक में लाया गया है तो इसे बुलाया जाएगा। ये जो उप मंत्री होते हैं वो इन्हीं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। इन्हीं के मंत्रालय का एक छोटा सा हिस्सा कभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दे दिया जाता है तो कभी उप मंत्री को दे दिया जाता है। ये दोनों के साथ जुड़ जाते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ भी और कैबिनेट मंत्री के साथ भी, ये उप मंत्री कहलाते हैं। तो अगर प्रश्न ये भी पूछता है आपसे कि भारत संघ में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार के मंत्री। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तीसरे राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री। चौथा प्रश्न आएगा, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट किसकी सलाह पर नियुक्त होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होती है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले आते हैं कि भारत संघ की कैबिनेट कितनी बड़ी हो सकती है। देखिए, ये विवाद शुरू हुआ तब जब बीच में गठबंधन सरकारों का दौर हुआ। कुछ राजनीतिक दल जब दूसरे के सहयोग से सरकारें बनाने लगे तो मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा हो गया। पूरे देश में हाहाकार मच गया कि अगर मंत्रिमंडल का आकार इतना बड़ा होगा तो सारा खर्चा इन्हीं पे चला जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, देश दिवालिया हो जाएगा और तमाम तरह की राजनीतिक बार्गेनिंग होने लगी। तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आया। वह संविधान संशोधन था 91वां संविधान संशोधन 2003 आया और इस 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया। अब मंत्रिपरिषद चाहे वह केंद्र में हो अथवा राज्यों में हो, यह नियम दोनों के लिए लागू होता है कि मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन की सदस्य संख्या, देखिए निम्न सदन यानी लोकसभा, हमारे यहाँ निम्न सदन लोकसभा, राज्यों में विधानसभा, निम्न सदन की सदस्य संख्या से के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। जो मंत्रिपरिषद का आकार है वह निम्न सदन की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, यानी अधिकतम निम्न सदन की सदस्य संख्या के 15% ही मंत्री बन सकते हैं। परीक्षा में यहाँ जो अधिक शब्द हमने इस्तेमाल किया है वहां आता है 15% से अनधिक नहीं हो सकते, तो ये अनधिक शब्द इसी को इंगित करता है। तो मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ये किसमें बताया गया? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में बताया गया। साथ ही साथ भारत संघ के कुछ ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा की सदस्य संख्या काफी कम थी, जैसे मिजोरम, वहां पर 40 है, सिक्किम वहां पर 32 है, तो यहाँ मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का आकार नियत कर दिया गया कि यहाँ 12 सदस्य होंगे, यानी सिक्किम और मिजोरम में 12 मंत्री होंगे टोटल मिला के, मुख्यमंत्री सहित। और दिल्ली जो हमारा एनसीआर है, केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया कि ये 7 होगा, इसमें 1 मुख्यमंत्री और प्लस 6 मंत्री, यानी मुख्यमंत्री समेत अधिकतम यह संख्या 7 हो सकती है। यह कैसे आया? 91वां संविधान संशोधन 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया और कह दिया कि मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो अब चाहे केंद्र हो अथवा राज्य हो, मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था, भारत संघ का बहुत ही चर्चित संविधान संशोधन था, क्योंकि इस समय सरकारें आकार बहुत बड़ा बनाने लगी थी। देश में जनता के बीच में यह चर्चा और विमर्श शुरू हो गया कि अगर इतना मंत्रिपरिषद का आकार होगा तो आखिर कैसे चलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो नैतिकता के आधार पर मानी जाती हैं। जैसे भारतीय संघ में यह कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री है उसे लोकप्रिय सदन का नेता होना चाहिए। लोकप्रिय सदन अर्थात निम्न सदन अर्थात लोकसभा, माना जाता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। हालांकि इसकी परंपराएं टूटी हैं। सबसे पहले यह परंपरा श्रीमती इंदिरा गांधी ने तोड़ी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी
तो वह लोकसभा से चयनित ना होके राज्यसभा से चुन के आई और भारत की प्रधानमंत्री बनी। यद्यप भारतीय लोकतंत्र में यह परंपरा अच्छी नहीं मानी जाती है। भारतीय लोकतंत्र में माना जाता है कि प्रधानमंत्री को लोकप्रिय सदन अर्थात निम्न सदन अर्थात लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा और इन्होंने 17 बार लाल किले से ध्वज फहराया। 17 बार इन्होंने दिल्ली के लाल किले से ध्वज फहराया। अभी तक सर्वाधिक बार ध्वज फहराने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके बताया कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रियों की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 74 के तहत होती है। काम क्या होता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। कितनी उम्र का व्यक्ति मंत्री चुना जा सकता है? 25 वर्ष का। मंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा विकल्प में ना दिया हो तो संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद अथवा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री नेता सदन होता है, लेकिन वह नेता सदन तभी होता है जबकि वह लोकसभा का सदस्य चुनकर आता है। अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा से आया है, तो वह नेता सदन नहीं होगा। तब नेता सदन अपने किसी ऐसे वरिष्ठ मंत्री को वह नियुक्त करेगा जो कि लोकसभा का सदस्य हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो बहुत महत्वपूर्ण पर चर्चा थी, उस महत्वपूर्ण पर चर्चा में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या विभेद है। और लंबे समय तक लोग पढ़ा करते हैं लेकिन मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में विभेद नहीं समझ पाते हैं। तो आप इस वेन डायग्राम को समझिएगा। यह वेन डायग्राम मंत्रिपरिषद है, यानी मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट, कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल कहते हैं, उसका आकार छोटा होता है और उसमें प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट अथवा मंत्री मंडल कहते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री शामिल होते हैं। तो ये मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में भेद था और इसी मंत्रिमंडल का आकार 91वें संविधान संशोधन के द्वारा सीमित कर दिया गया और वह निम्न सदन की सदस्य संख्या का 15% कर दिया गया। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों का हमने जवाब दिया। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप घर बैठे दे सकते हैं। मैं पूरी दावे के साथ यह बात कह सकता हूं। उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होंगी। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर भी करिए ताकि दूर दराज गांव, ग्रामीण, अमीर, गरीब सभी बच्चे शिक्षा की ज्योत से जग सके और अधिक से अधिक लाभान्वित होके आने वाली भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम अंक हासिल कर सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।